नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट नवंबर 2025 के लिए साइकोलॉजी का पाठ 10 लेके आ चुका हूँ। पाठ 10 का जो पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार प्रयासों की संख्या बढ़ने पर त्रुटियों की संख्या डैश होगी। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी एज द ट्रायल इंक्रीजेज एरर डैश। देखिए थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अगर हम प्रयासों की संख्या को बढ़ाएंगे तो हमारी जो गलतियों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? क्या बढ़ेगी? जी नहीं बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे प्रयास बढ़ेंगे तो गलतियां क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, बराबर भी नहीं होगी, शून्य भी नहीं होगी, ना बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप इतना समझ लीजिए अगर आप प्रयास की संख्या को बढ़ाएंगे तो हमारी जो त्रुटियों की संख्या है वो नॉर्मल सी बात है कम हो जाएगी। बार बार पढ़ने से जब हम बार बार किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो जो हम बार बार गलतियां करते हैं उन गलतियों का हम क्या करते हैं? सुधार करते हैं। अच्छा, बात करें थॉर्नडाइक साहब की, तो थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया था ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, जिसको आप बोलते हैं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया गया था, और ये वही थॉर्नडाइक है जिनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो भी थॉर्नडाइक साहब को जाना जाता है। इनकी एक बुक है जो है वो थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के भी ये पिता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो थॉर्नडाइक साहब है वो किस देश के मनोवैज्ञानिक है? तो थॉर्नडाइक जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और एक पशु मनोवैज्ञानिक है, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी आपके थॉर्नडाइक साहब है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर आप भी एचबीटेट नवंबर में अभी भी अपना एचबीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 7876145409 में मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव रहने वाली है उस सेम एज इट इज क्लास को आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। साथ में आपको मिलने वाले हैं फ्री हैंड रिटन नोट्स। तो अगर आप हमसे फ्री हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं या हमारा बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप जो मैंने आपको नंबर स्क्रीन पे दिया है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आप बहुत बार मैं आपको ये बता चुका हूँ। देखिए थॉर्नडाइक की जो ये प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है, प्रयास एवं जो त्रुटि का सिद्धांत है, इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बोलेंगे थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया। संयोजनवाद का सिद्धांत, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ के एग्जामिनर ने पूछा कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो भैया एग्जामिनर ने सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा तो परीक्षार्थी ने क्वेश्चन दे दिया कि संयोजनवाद का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार पूछा था कि जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसमें जो इसने जो मुख्य नियम है वो कितने बताए, तो मुख्य नियम इसमें इसने 3 बताए। एक था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम, और तीसरा था प्रभाव या परिणाम का नियम। अगला क्वेश्चन है कि ग्रोथ इज रिलेटेड टू, वृद्धि का संबंध डैश से होता है। तो अगर बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि का जो संबंध होता है, देखो गुण से भी नहीं होगा, व्यक्तित्व से भी नहीं होगा, बुद्धि से भी नहीं होगा। तो वृद्धि हमेशा मात्रा में बढ़ेगी भाई, कितनी वृद्धि हुई उतनी वृद्धि हुई। तो ग्रोथ हमेशा क्वांटिटी में बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स ए टीचर टू। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापक की जो सहायता करेगा विद्यार्थी के व्यवहार को जानने में, नाउ द बिहेवियर ऑफ लर्नर। और दूसरा हमारा है कक्षा में उचित अनुशासन स्थापित करने में, मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लास, उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने में, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान में जो अध्यापक की सहायता करेगा, एक तो विद्यार्थी के व्यवहार को जानने में भी करेगा, दूसरा आपका अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कक्षा में देखो उचित अनुशासन, देखो क्लास में अगर मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन होगा तो वो भी यहाँ पे निर्भर करेगा, और उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने में भी कि कौन से टीचिंग मेथड को पढ़ाना है। तो ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। थॉर्नडाइक की थ्योरी से एक ही क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश
करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है तो वो डैश का प्रयोग कर रहा है। इफ़ ए स्टूडेंट ट्राइज सॉल्व ए प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड बाय फॉलोइंग सम प्लान्ड स्टेप्स ही इज यूजिंग। तो अगर कोई भी विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से क्या है कोशिश कर रहा है तो कुछ नियोजित चरणों में कि वो पालना करेगा, तो वो क्या कौन सा सिद्धांत होगा, तो ये होगा आपका समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। देखिए कोई भी विद्यार्थी है और वो किसी समस्या को किसी प्रॉब्लम को क्या है व्यवस्थित रूप से उसको हल करने की कोशिश करता है, तो कुछ चरणों की उसमें वो पालना करता है कि ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या बोलेंगे आपका समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए, जो विद्यार्थी होते हैं उनमें क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए स्वतंत्रता प्रदान, जी ये इससे तो बिल्कुल क्रिएटिविटी बढ़ेगी। नवीनता को प्रोत्साहित करना, इससे भी बढ़ेगी भाई। देखो एनकोराज जब ओरिजिनलिटी होगी तो बच्चे में क्या है नवीनता आएगी, नया ज्ञान बढ़ेगा। सृजनात्मकता अधिगम संसाधनों का प्रयोग करने में, जी बिल्कुल। अगर हम उनको क्या है यूज क्रिएटिव रिसोर्सेज की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी बच्चे के अंदर सृजनात्मकता बढ़ेगी। अब सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए करना क्या नहीं चाहिए, तो झिझक और डर को बढ़ाना। जी झिझक और डर को जो है वो बढ़ाना, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। झिझक और डर को टीचर को नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा क्रिएटिविटी के लिए विद्यार्थियों को उत्तर देने की स्वतंत्रता जी बिल्कुल देनी चाहिए, नवीनता को प्रोत्साहित करना चाहिए और सृजनात्मकता अधिगम संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए झिझक और डर को, स्टूडेंट जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को ना तो डराए ना ही उसमें झिझक रखे। इससे क्या है बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती है, सृजनात्मकता नहीं बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बालकों में शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण क्या होता है। अब जो कोई भी बालक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड्स एमोंग चिल्ड्रन, जो आपके शैक्षिक पिछड़ेपन का जो कारण होता है ना बालकों में, जो बच्चों में, देखो एक तो गरीबी होती है, निर्धनता, ये तो भाई पहला कारण ही है कि जो गरीब होगा वो पढ़ नहीं पाएगा, आगे खर्चा नहीं दे पाएगा। शारीरिक अक्षमता मतलब फिजिकल डिफॉर्मिटी जो होगी, किसी में कोई शरीर से जो है असक्षम होगा वो भी बेचारा ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगा। प्रभावहीन अध्यापन, इनइफेक्टिव टीचिंग, मतलब कि जो टीचर है वो आपको पढ़ाई नहीं रहे हैं, मतलब कि ढंग से वाले टीचर नहीं है। तो ये सारे कारण बालकों को पछाड़ सकते हैं आपके किससे, एजुकेशनली बैकवर्डनेस बना सकते हैं चिल्ड्रन को। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलने वाले, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे तो देखिए ये तीनों ही कारण, और ऐसे कारण देखो आपको समझ के पढ़ने पड़ेंगे। ये मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, दोबारा रिपीट हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिपीट भी नहीं हो रहा है तो ये क्वेश्चन, और मैंने जैसा वादा किया है कि साइकोलॉजी की वीडियो हर दिन शाम को लाऊंगा, हर दिन वीडियो आपके बीच ला रहा हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप बेहतर तरीके से इन क्वेश्चन को देखिए। जहाँ मुझे लगता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बना देता हूँ, लेकिन बस आपको पढ़ना है, यूथ अध्ययन एसवी टेट के लिए बना है। और मैंने बोला अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति में अभिरुचियां डैश से प्रभावित होती है। द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखिए जो अभिरुचियां होती है वो व्यक्ति में कहाँ से होगी, देखो बुद्धि से, देखो बुद्धि से हो सकती है, परिवार के वातावरण से भी अभिरुचियां आ सकती है जैसा कि मेरा मानना है, और आपका साथी समूह से भी आ सकती है। देखिए इन सभी चीज़ों से, देखो अभिरुचियां जो देखो बुद्धि से तो आएगी, आपके माइंड में आ रही है, परिवार और वातावरण से भी आएगी, साथी समूह से भी आएगी। ऑप्शन डी जो मुझे लग रहा है उपरोक्त सभी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं ऑप्शन डी सही है या नहीं है, ये जरूर आप मेरे को यहाँ पे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है इज हेल्पफुल टू एनहांस इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट, डैश की कल्पना को बढ़ाने के लिए सहायक है। तो डैश की जो कल्पना है, छात्रों की जो कल्पना है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सहायक हो सकती है, जैसा कि मेरा मानना है यह है कहानी कथन विधि। अगर भाई छात्रों की कल्पना को बढ़ाना है, उनका एनहांस जो इमेजिनेशन का जो स्टूडेंट का रहता है उसको बढ़ाना है, तो स्टोरी टेलिंग मेथड आपको बढ़ाना होगा, कहानी कथन विधि आपको बढ़ानी होगी। तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, तो कहानी कथन विधि छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में सहायक है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है, ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे भी जाने वाले हैं। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार व्यक्ति की संज्ञानात्मक विकास के डैश चरणों से गुजरता है। इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते देखिए मैं तो थक चुका हूँ और आप भी थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते। तो जो जीन पियाजे हैं इनका जो संज्ञानात्मक विकास है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इंडिविजुअल पासिस थ्रू स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे की बात करें, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा
4 अवस्थाएं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही करके जाते अगर आप यूथ अध्ययन के स्टूडेंट होते, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं की बात करी है, किसकी? संज्ञानात्मक विकास की। अच्छा सर, 4 अवस्थाओं की बात कर ली, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें जीन पियाजे की, तो इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, और इसमें इनकी जो पहली स्टेज थी वो थी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था। दूसरी जो इनकी अवस्था थी, अगर मैं सेकंड स्टेज की इनकी बात करता हूँ जीन पियाजे की, तो दूसरी जो इनकी स्टेज थी वो थी इनकी भैया आपकी कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे में होती थी। और जो संवेदीगामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज है, वो 0 से 2 साल के बच्चे में होती है। उसके बाद जो इनकी तीसरी स्टेज थी वो है आपकी कौन सी? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल के बच्चे में होती है। और देन है इनकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 साल के बच्चे में होती है। तो जीन पियाजे की अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़े चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि का संबंध डैश से होता है। जो वृद्धि होती है उसका संबंध किससे होता है भाई? तो वृद्धि का जो संबंध होगा, देखो ये मात्रा से ही होगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि गुण से क्यों होगा वृद्धि का संबंध? व्यक्तित्वों से भी वृद्धि का संबंध नहीं होगा। व्यक्तित्व में वृद्धि थोड़ी होती है, बुद्धि में वृद्धि, जितनी बुद्धि है उतनी रहेगी, गुण भी जैसे है वो वही रहेंगे। हाँ, बुद्धि की वृद्धि में जो है वो वृद्धि हमेशा मात्रा में हो सकती है, कितनी वृद्धि हुई, इतनी वृद्धि हुई, इतना बड़ा, है ना। तो हमेशा ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी में होगी, क्वालिटी में कभी ग्रोथ नहीं होगी, पर्सनैलिटी में कभी नहीं हुई, इंटेलिजेंस में कभी नहीं होगी। देखो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते। अब मैं अपनी वीडियोज़ में इंग्लिश में भी मैक्सिमम बार बोलता रहता हूँ। और अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है मेरी, तो कमेंट बॉक्स में ना जरूर लिख लो हर हर महादेव। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार प्रयासों की संख्या बढ़ने पर त्रुटियों की संख्या होगी। तो ये तो हमने शायद पढ़ लिया है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार तो यहाँ पर क्या होगी, जो प्रयासों की संख्या है वो भी क्या है, क्या हो जाएगी? कम होगी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अवधान का बोध विस्तार डैश होता है। तो अगर बात करें अवधान की डैश विस्तार की, स्पेन ऑफ अटेंशन इज, तो जो अवधान होता है ना, अवधान वो होता है आपका सीमित। अवधान हमेशा कैसा होगा? लिमिटेड होगा भाई। तो अवधान का जो बोध विस्तार होगा, ये क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही याद रखना, ये कैसा होगा? लिमिटेड होगा। ये बात मेरे भाई बहनों आपने डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि बिली पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं है? क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि बिल्ली पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो अगर बात करें बिल्ली की, तो बिल्ली पर जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन हम एक बार नहीं 1000 बार पढ़ चुके हैं। तो बिल्ली पर जो प्रयोग किया था वो थॉर्नडाइक साहब ने किया था। इसी थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। थॉर्नडाइक साहब के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? तो थॉर्नडाइक साहब के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको संयोजनवाद का सिद्धांत। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली। कैसी बिल्ली थी? भूखी बिल्ली थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है कि भूखी बिल्ली पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। तो भूखी बिल्ली पर आपका प्रयोग जो किया था वो किया था आपके किसने? थॉर्नडाइक साहब के द्वारा किया गया था। अच्छा, यहाँ पे एक नाम दिया है अब्राहम मैस्लो। भाई अब्राहम मैस्लो के द्वारा हायरार्की ऑफ नीड्स दी गई। आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये अब्राहम मैस्लो साहब के द्वारा दिया गया। अब्राहम मैस्लो ने जो ये हायरार्की ऑफ नीड्स दी, ये 5 प्रकार की इसने बोली। इसने बोला, इसमें अलग अलग नीड इसने बताई अब्राहम मैस्लो ने, तो जो कि पेपर में बार बार पूछी जा रही है। पहली नीड थी इसकी साइकोलॉजिकल नीड। दूसरी नीड थी इसकी सेफ्टी नीड, बहुत बार पूछा गया। अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसकी दूसरी नीड कौन सी? तो दूसरी थी सेफ्टी नीड। तीसरी थी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। और चौथी जो नीड इसने यहाँ पे बताई थी वो थी एस्टीम नीड। कौन सी थी? एस्टीम नीड। और पांचवी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कौन सी थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये पांचों की पांचों आपको डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखनी है और पांचों की पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इन पांचों की पांचों नीड्स को आप जरूर याद करें कि मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था। सर बिल्कुल याद हो गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इवान पेवलव का नाम यहाँ पे दिया है। सर पेवलव साहब के द्वारा कोई थ्योरी दी गई? जी हाँ, पेवलव साहब के द्वारा दिया गया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको क्या बोला जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है। कल पिछले वाली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन के लिए दोबारा बोल रहा हूँ। इनके सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से पेवलव की जो थ्योरी है उसको जाना जाता है। पेवलव एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कल ही मैंने बोला था इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो कुत्ते पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने? तो पेवलव के द्वारा किया गया। 1904 में पहली बार
नोबेल पुरस्कार पेवलव साहब को मिला। और एक बार क्वेश्चन साइकोलॉजी में पूछा गया था कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक पेवलव साहब को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। इस बात को अपने डिटेल से याद रखना है। इन्होंने जो है वो एस प्रकार का सिद्धांत दिया था, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो एस टाइप जो थ्योरी दी है वो भी पेवलव साहब की द्वारा दी गई है, इस बात को अपनी डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण योग्यता का मापन करता है। जो स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण है वो आपका किसका मापन करता है? तो अगर बात करें स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण की, तो ये एक ज्ञानात्मक कॉग्निटिव बुद्धि परीक्षण है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप इन बातों को देखिए याद रखोगे ना, उतना ज़्यादा ये आपको नंबर दिलाने वाली है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। देखिए जो ये स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण है, ये एक कॉग्निटिव ये ज्ञानात्मक बुद्धि परीक्षण है, ज्ञानात्मक योग्यता का मापन करता है। अगर विनय की बात करें, इनके द्वारा ही विश्व के अंदर पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया था दुनिया के अंदर। जो स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण है, ये जो है वो बुद्धि का मापन करता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और इनके द्वारा जो पहला बुद्धि परीक्षण किया गया था वो 1905 के आसपास मेरे भाई बहन किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। एक बुद्धि का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। तो ये बार पूछी जाती है कि विनय साहब के द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो अल्फ्रेड विनय के द्वारा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो अल्फ्रेड विनय साहब के द्वारा दिया गया। तो यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रोपाउंडेड बाय, तो अल्फ्रेड विनय याद रखना है। अल्फ्रेड विनय एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है भूख, प्यास और ऑक्सीजन डैश के अभिप्रेरक है। देखिए जो भूख है, प्यास है और ऑक्सीजन है, हंगर है, थ्रस्ट है और ऑक्सीजन है, वो किस टाइप के मोटिव्स है? तो देखिए भूख, प्यास और जो हंगर है ना, देखो ये भाई देखो मनोवैज्ञानिक तो नहीं होंगे, सामाजिक भी नहीं होंगे, संवेगात्मक भी नहीं होंगे, ये कैसे जैविक है, बायोलॉजिकल है। भूख भी देखो हमको लगती है, जैविक है, प्यास भी हो सकता है, ऑक्सीजन, तो ये कैसे अभिप्रेरक है? ये हमारे जैविकीय है, ये हमारे बायोलॉजिकल हमको जो है मोटिव्स है, ये हमको चाहिए भाई, हमको भूख भी लगती है, प्यास भी लगेगी, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये क्या है, हम हमारे जो कंपल्सरी है, ये कैसे है? तो भूख, प्यास और ऑक्सीजन जैविकीय प्रकार के अभिप्रेरक है, आपके बायोलॉजिकल टाइप्स ऑफ मोटिव्स है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कैरोल गिलिगन का संबंध डैश सिद्धांत से है। तो बात करें कैरोल गिलिगन की, तो इनका जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, मॉरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो यहाँ से इतना ही पढ़ेंगे। देखो चारित्रिक विकास से नहीं है, सामाजिक से भी नहीं है और शारीरिक से भी नहीं है, ये मॉरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। आपका जो कैरोल गिलिगन है, इनकी जो थ्योरी है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यकाल जीवन के किस काल को कहा जाता है? देखो पिछले वाली वीडियो में बहुत बार ये पढ़ा चुका था कि जो बाल्यकाल होती है, आज दोबारा मैं बाल्यकाल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बाल्यकाल जो है वो ऐसे तो 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है, लेकिन 6 से 12 तो यहाँ पे नहीं है। तो हद से हद जो बाल्यकाल शुरू हो जाता है, चाइल्डहुड जो शुरू हो जाता है, जो कि 0 से 2 तो आपका जो होता है वो शैश अवस्था होती है। इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो आपकी 0 से 2 की अवस्था में आपकी, या 0 से 5 तक की अवस्था में आपकी इन्फेंसी स्टेज होती है, शैश अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे तो 5 भी नहीं है, कि अगर 2 से 5 होता तब भी मान लेते कि चलो 2 से 5 है। लेकिन भैया यहाँ पे हमको जो 6 से 12 वर्ष है, तो 6 से 12 तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 2 से 12 है या जन्म से 12 है। तो जन्म से 12 तो शैश अवस्था होगी, लेकिन 2 से 12 हम मान सकते हैं कि क्या होगी, आपकी बाल्य अवस्था होगी। समझना है द विच पीरियड ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड चाइल्डहुड टू 2 to 12 ईयर, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए बाल्यकाल की बात करें, बाल्य अवस्था की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें, तो इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जो चाइल्डहुड है ये बाल्य अवस्था की, बाल विकास की वो अवस्था है जिसको जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है। ये आपको डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि आरंभिक स्कूल की आयु बाल्यकाल की, चाइल्डहुड की किस स्टेज को कहा जाता है? तो जो आपकी आरंभिक स्कूल की आयु है, जब आप शुरुआत में स्कूल जाते हो तो इसी एज में जाते हो। आप 0 से 2 साल में तो कभी जाते नहीं है ना स्कूल, जब 4-5 साल के हो जाते तब माँ बाप स्कूल में डालते हैं, ठीक है। और इसे ही स्मार्ट एज, सफुर्ती की अवस्था, मतलब बच्चे ना स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं इसी एज में। तो स्मार्ट एज भी आपका बाल्यकाल की जीवन अवस्था में, बाल्यकाल की इसी अवस्था को कहा जाता है। अच्छा डर्टी एज, गंदी अवस्था,
बच्चे हर कहीं खेलते हैं इस एज में, है ना, जहाँ उनको खेलना भी नहीं चाहिए हर कहीं खेल लेते हैं। आपने भी अपना बचपन अगर आप याद करोगे तो बचपन में जब हम छुपन छुपाई खेलते थे तो हर जगह छुपा करते थे। तो उसी प्रकार इसी एज में होता है, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे किशोर अवस्था में तो बच्चा बोलेगा यार नहीं हमारे बच का नहीं है। तो गंदी अवस्था किस अवस्था को बाल विकास की कहा जाता है, तो ये डर्टी एज बीसी अवस्था को कहते हैं। गेम स्टेज, अब गेम देखो आप, बहुत सारी गेम में आती थी उस टाइम। एक तो छल्ला खेलते थे, कहीं वो जो पैरों से मारते थे, खाने खाने जिसको बोलते थे, खाने कॉलम से बनाते थे और उसके अंदर वो पत्थरी मारते थे अंदर अंदर, तो वो भी यहाँ पे खेलते थे। तो बहुत सारी गेम होती है। तो ये भी इसी अवस्था में जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है इसी दौरान होता है। और ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है। और तार्किक चिंतन, लॉजिकल जो थिंकिंग है वो भी इसी अवस्था में बच्चा करता है, बाल्य अवस्था में ही करता है, क्योंकि बच्चे के सामने जितनी भी चीज़ें होती है उनके बारे में उसके बारे में तर्क वितर्क करने शुरू कर देता है। ठीक है, तो बाल्य अवस्था के बारे में। अच्छा, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो दो मनोवैज्ञानिक है, कार्ल एवं बुश। तो कार्ल एवं ब्रुश साहब ने मनोविज्ञान बाल्यकाल को जो है वो क्या कहा है, बाल्यकाल के जीवन का अनोखा काल कहा है। और जो रॉस है, रॉस के अनुसार बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वताओं का काल कहा जाता है। तो बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वताओं का काल किसने कहा, तो ये कहा रॉस साहब ने। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो आती हो पसंद, छोटी सी वीडियो बनाता हूँ 20 मिनट की, तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर लिखा करें जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।